चाहत ने अपनी भाभी कविता के हाथ में एक साड़ी पकड़ाते हुए और अकड़ते हुए बोली, आज से ये सूट बूट नहीं पहनोगी, आज से बस साड़ी पहनोगी और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही इस घर में होगा। जाओ अब पहले ये साड़ी पहन कर आओ। आज कविता अपनी ननद चाहत को अचानक से ऐसे बोलते देख चौंक गई और बोली, दीदी कोई आ रहा है क्या? चाहत जोर से चिल्लाते हुए बोली, जरूरी है, जब कोई आएगा तभी आप साड़ी पहनोगी। अब से जो मैं कहूँगी वही होगा इस घर में, समझ गई ना? और हाँ, कल से ऑफिस नहीं जाओगी, घर संभालो। मम्मी थी तो वो तुम्हारे बच्चे संभाल लेती थी, मैं तो नहीं देखूंगी तुम्हारे बच्चे। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। कविता आज अपनी ननद को इस रूप में देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी ननद को हुआ क्या है। जब तक मम्मी थी तब तक तो मेरे बच्चों के प्रति इतना प्यार दिखाती थी जैसे मेरे नहीं इनके बच्चे हों। कविता से भी रहा नहीं गया और वह चाहत की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, दीदी जब मम्मी जी थी तब तो आपने कभी ऐसे बातें नहीं की, तो अब क्या हो गया? अब क्यों ये सब बोल रही हो? चाहत कविता को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, मम्मी के बाद अब तुम्हारी सास मैं ही हूँ। और हाँ, ये जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हो ना, ये अभी से बंद करो। मेरे भाई के पास फालतू का पैसा नहीं है जो वो तुम्हारे शौक पूरे करेगा। मैं अपने भाई सुमित को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। कविता को अब ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वो अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में करते हुए बोली, ऐसा मैं कौन सा फालतू पैसा उड़ा रही हूँ? सारी ज़रूरत की चीज़ें मंगाती हूँ, वो भी अपने पैसों से। चाहत ने कविता का फ़ोन छीना और बोली, मैं अपने सामने ऐसी फजूल खर्चा नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए यह सब नहीं हो सकता। इस बार कविता का सब्र का बांध टूट गया था। कविता चाहत पर चिल्लाकर बोली, हाँ तो किसने कहा है कि यहाँ रहकर हमारा खून पियो? जाओ ना अपने बड़े भाई के पास। यहाँ हमारा जीना क्यों हराम कर रही हो? ना खुद जीती हो ना हमें जीने देती हो। जाओ अपने बड़े भैया के पास, वहाँ तो उनके सामने जुबान पर ताला लग जाता है। बड़ी भाभी से तो डर कर रहती हो और हमारे सिर पर नाचती रहती हो। चाहत जोर से चिल्लाई और बोली, भाभी आप जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। और यहाँ मेरे मम्मी पापा भी रहते थे। ये घर मेरे दादा दादी का है, तो मैं क्यों जाऊं यहाँ से? तुम जाओ यहाँ से, मैं क्यों जाऊं? चाहत अपनी गर्दन को झटका देते हुए चाहत अपने कमरे में चली गई। कविता के दिमाग में चाहत की सारी बात घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आज अचानक इसे क्या हो गया। क्या ये इसका असली रंग है या ये किसी के भड़कावे में आकर ऐसा कर रही है? किसी ने इसके कान तो नहीं भर दिए हैं? सोचते सोचते कविता उन दिनों की यादों में पहुंच गई जब वो इस घर में शादी करके आई थी। तब चाहत बस 13 साल की थी और अब चाहत 25 साल की हो रही थी। और अब तो देखो कितनी लंबी हो गई, लेकिन इसकी लंबाई के साथ साथ जुबान भी लंबी हो गई है। जब तो कैसे मेरे पीछे बाबी बाबी करती हुई घूमती रहती थी। बड़ी बाबी के साथ तो बनती ही नहीं इसकी। कहीं भी जाना है तो कविता बाबी के साथ जाना है। और फिर मेरे लिए भी तो मम्मी से यही लड़ती थी और मना भी लिया था मुझे सूट पहनने के लिए। फिर आज इन्हें क्या हो गया? कविता को रह रहकर ये सब याद आ रहा था। कविता रोती हुई अपने कमरे में गई और अपने पति सुमित पर बरसते हुए बोली, ये तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम्हारी मम्मी थी जिनकी मैं दिन रात सुनती थी, फिर भी सोच लेती थी कि सास है, ये भी तो माँ जैसी होती है। लेकिन ये तुम्हारी बहन तो मेरी दूसरी सास बनकर
मेरे सिर पर बैठने को तैयार है। फिर कविता ने सारा किस्सा कह सुनाया और बोली, देखो सुमित, या तो अपनी बहन को अपने दोनों भाइयों में से किसी के भी पास छोड़कर आओ, या इसकी शादी जल्दी करो, क्योंकि ये मेरे बस से बाहर है। इसे झेलना मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं नहीं झेल सकती अब तुम्हारी बहन को। सुमित कविता की बात समझ नहीं पा रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि कविता इस तरीके से उसकी बहन के बारे में कैसे बात कर सकती है। कविता रोते हुए जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। काफी देर तक वह बोलती रही और जब कविता की बातें सुमित से सहन नहीं हुई तब उसने कविता पर हाथ उठा दिया। सुमित कविता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, ये रात के 11 बजे क्या हंगामा मचा रखा है तुमने? ना जाने क्या सोचकर आई हो जो आकर मुझसे मेरी ही बहन के खिलाफ बोल रही हो। खबरदार, जो आज के बाद तूने मेरी बहन के बारे में ऐसी कोई भी बात की तो तुझे पता है उसे मम्मी पापा के ऐसे अचानक हमें अकेले छोड़कर जाने के बाद चाहत पर क्या गुजरी है। उसे सदमा लगा है, समझी? जिसके माँ बाप नहीं होते तुम उसका दुख क्या जानो। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे भैया के घर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है वह दोनों भाभी कैसी हैं। बस अब के बाद कविता अपना मुंह बंद रखना। कविता भी गुस्से में उठकर अपने कमरे से हॉल में जाकर सो गई। हॉल में वो सोफे पर लेटकर रोते रोते सो गई। सोते सोते कविता को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई बादल फट गया है। कविता हड़बड़ाती हुई उठी और अपने मुंह पर से पानी पोंछकर इधर उधर देखने लगी। उसने देखा उसकी ननद चाहत हाथ में पानी का जग लिए खड़ी है। इस हरकत पर कविता के तन बदन में आग लग गई। कविता चाहत पर चिल्लाते हुए सोफे से उठी और बोली, क्या है ये सब? तुम पागल हो क्या? सोते हुए इंसान के ऊपर ऐसे कौन पानी डालता है? चाहत कविता का मुंह पकड़कर घड़ी को तरफ करते हुए बोली, टाइम देख क्या हो रहा है। कविता जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 5:30 बजे थे। चाहत ने कहा, ये टाइम सोने का है क्या? रोज तुम 5 बजे उठ जाती हो तो आज ये क्या है, इतनी देर क्यों? 5:30 बज चुके हैं। कविता को सुमित का रात वाला थप्पड़ याद आया और कविता चाहत से सॉरी बोलकर वहां से चुपचाप चली गई। चाहत को ये बात हजम नहीं हुई और वो सोचने लगी, ऐसा क्या हुआ जो ये बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई। ये चुप तो नहीं बैठ सकती। कविता नहा धोकर अपने घर के कामों में लग गई। बच्चों को उठाकर उन्हें स्कूल भेज दिया और बाकी के काम भी जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। घर के सभी काम खत्म कर कविता चाहत के पास गई और बोली, दीदी मैं ऑफिस जा रही हूँ। श्रेया को मैंने समझा दिया है, वो अपने भी कपड़े बदल लेगी और अपने भाई के भी बदल देगी और खाना भी खुद लेकर खा लेगी और अपने छोटे भाई को भी खिला देगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाकी मैं भी शाम के 6 बजे तक आ जाऊंगी, तो आपको अपने ऊपर काम का प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप जा सकती हैं। चाहत को कविता सब समझाकर ऑफिस जाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी तो चाहत पीछे से कविता का बैग पकड़ते हुए बोली, मैंने आपको रात में मना किया था ऑफिस नहीं जाओगी, तो फिर ऑफिस क्यों जा रही हो? मैंने मना किया तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? चलो अंदर चलो। कविता अपना बैग वापस चाहत से छीनते हुए बोली, मैं अचानक से ऑफिस नहीं छोड़ सकती, मुझे वहां जाकर रिजाइन देना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हें घर के काम से मतलब है ना, तो वह मैंने सारा काम खत्म कर दिया है और अपने बच्चों को भी समझा दिया है, वो भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब क्या परेशानी है? तुम शांति से जाने क्यों नहीं दे रही हो? इस बार कविता गुस्से में चाहत को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम ना ज्यादा मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। अपनी सास की सुन ली, उनकी बेटी की नहीं सुनूंगी।
उन्होंने भी कम तंग नहीं किया था मुझे, जो अब तुम सिर उठाकर खड़ी हो गई। नौकरी शौक के लिए, घर की ज़रूरतों के लिए करती हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी में दूसरी सास चाहिए भी नहीं। चाहत अपना बैग लेकर ऑफिस जाने लगी तो चाहत ना कविता को धक्का दे दिया, जिससे कविता ज़मीन पर गिर गई और उसके हाथ में लग गई। कविता उठी और गुस्से में बोली, चाहत, मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते का लिहाज कर रही थी और तुम हो कि मुझे टॉर्चर किए जा रही हो। बस करो, अब तुम बस करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जबरदस्ती मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। चाहत कविता को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? जब मैंने कह दिया तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में बैठो तो घर में बैठो। मैं तुम्हारी ननद हूँ और मम्मी के बाद मैं ही तुम्हारी सास हूँ, तो तुमको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अपनी बात कहकर चाहत कविता का फोन उठाकर अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे कविता भी चली गई चाहत के कमरे में अपना मोबाइल लेने। लेकिन उसने कमरे में जाते ही देखा कि चाहत ने जो एक सूट पहनने के लिए निकालकर बेड पर रखा है, वो सूट तो कविता कब से ढूंढ रही थी। कविता ने चाहत से अपना सूट छीनते हुए बोली, तो तुम अब चोरी भी करने लगी हो? ये सूट मैं कब से ढूंढ रही थी और ये तुम्हारे पास था। और मैंने तुझसे भी तो पूछा था कि क्या मेरा गुलाबी सूट तुम्हारे पास है, लेकिन तुमने मना कर दिया था। कैसे कह रही थी कि मैं चोर हूँ क्या? अब ये तुम्हारे पास कैसे आया? बोलो, कब चुराया तुमने मेरा ये सूट? कविता जोर से चिल्लाकर चाहत को झिझोड़ते हुए बोली, बताओ, मुझे ये सूट कब से है तुम्हारे पास? कविता की आवाज़ सुनकर सुमित भी वहाँ आ गया। सुमित कविता की तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखते हुए बोला, क्या कविता, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तुम? कविता सुमित के सामने अपने सूट करते हुए बोली, सुमित, सूट याद है ना तुम्हें? मुझे ये तुमने ही दिलाया था मुझे, और ये खो गया था तो मैंने इसको कितना ढूंढा भी था और ये इन देवी जी के पास था, इनके नेट पर रखा है। और अब बताओ, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने आज ये सूट इनके पास देखा तो मैं तो गुस्सा करूंगी ही ना। सुमित अपनी बहन को देखने लगा तो चाहत रोने वाला चेहरा बनाकर अपने भाई से बोली, भैया, मैंने बहुत बार बोला था भाभी से, आपका सूट गलती से आ गया मेरे पास, ले लेना। फिर पता नहीं क्यों ये नहीं राई का पहाड़ बना रही हैं। आजकल इनको जाने क्या हो गया है। सुमित कविता को घूरते हुए देखता है। चाहत अपने बाइक के पास जाते हुए बोली, भैया, वो मुझे ना MBA करना है, मैंने सब कर लिया, बस आप मुझे फीस दे दो। सुमित ठीक है बोलकर जाने लगता है। कविता सुमित की तरफ देखकर कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे MBA कराने की। अभी मम्मी पापा जी के इलाज में और उनके सभी क्रियाक्रम करने में कितना खर्चा हुआ है, और तुम्हारी इतनी सैलरी तो है नहीं जो फालतू के खर्चे करो। दरअसल सुमित के मम्मी पापा का अचानक एक बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। सुमित ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो अपने माता पिता को बचा नहीं सका। इस इलाज में पैसा पानी की तरह खर्च किया गया था, जिसकी कविता बात कर रही थी। कविता गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए, मम्मी ने एक लड़का बताया है, रविवार में उन्हें आने के लिए मैंने बोल दिया है। सुमित का चेहरा देखकर पता चल रहा था उसे कितना गुस्सा आ रहा है। वो कविता पर चिल्लाता हुआ बोला, तुम होती कौन हो मेरी बहन की जिंदगी का फैसला लेने वाली? ये कोई शादी वादी नहीं करेगी, जे जब चाहेगी तब ये शादी करेगी। चाहत भी कविता को आंखें दिखाते हुए बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप तो मुझे घर से निकालना चाहती हो। भैया देखो ना, ये मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं। भैया, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों भाभी, आप ही मेरे पीछे हाथ जोड़कर पड़ी हो। चाहत अपने भाई के सामने पूरी तरह बेचारी बन रही थी। वो अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली,
भाभी प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कविता चाहत के सारे नाटक अच्छे से समझ रही थी। उसे पता था वो अपने भाई के सामने ही बस ये नाटक कर रही है। कविता जानना चाहती थी कि अचानक से चाहत ने ऐसा रंग क्यों बदला है। उस दिन वह ऑफिस तो चली गई, लेकिन वहां से आते हुए अपनी जेठानी के घर पहुंच गई। लेकिन जेठानी के घर जाते ही देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। आवाजें में से कुछ आवाजें बाहर आ रही थी। जेठानी करुणा अपने पति से कह रही थी, कागज तो सारे तैयार हो गए, बस एक दिन चाहत को दे दो जिससे वो इन पर साइन करवा सके। सुमित उसकी बहुत बात मानता है, टालेगा नहीं, और ऑफर टाला तो चाहत चुपके से करवा लेगी। लेकिन जो भी करना है जल्दी से करो। मैंने बड़ी मुश्किल से चाहत को शीशे में उतारा है, इससे कहा कि तुम ननद नहीं सास की तरह हो। अब क्योंकि मम्मी जी नहीं रही, कविता इतनी मनमानी करती है, तुम उसको घर बाहर निकलने मत दिया करो। अभी रात तो उसने कविता के मुंह पर पानी ही डाल दिया। तुम्हारी बहन भी कमाल है, उसने मुझे अभी ये बात फोन पर बताई है। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी बुद्धू बन जाएगी। ये सुनकर कविता के होश ही उड़ गए, लेकिन इसने अपनी जेठानी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और जाकर कहा, सुमित और चाहत दीदी, मैं आपके लिए आज एक ऐसा सरप्राइज लाई हूँ कि आप देखते ही रह जाओगे। मैं आज बड़ी भाभी के यहाँ गई थी, लेकिन देखो मुझे क्या मिला। ये कहकर उसने रिकॉर्डिंग ऑन की और टेबल पर रख दी, जिसे सुनकर सुमित गुस्से से चाहत का चेहरा देखने लगा। चाहत का चेहरा भी ये सुनकर सफ़ेद पड़ गया कि किस तरह बड़ी भाभी उसका इस्तेमाल कर रही थी। सुमित ने कहा, चाहत, उनको गलत फहमी है कि इस घर में इनका हिस्सा है, बल्कि वो धोखा कर रहे हैं। इस घर का हिस्सा पापा उनको दे चुके थे, लेकिन इनका पेट नहीं भरा। पापा के जाने के बाद मुझ पर दबाव बनाने लगे। जब इससे भी काम नहीं निकला तो तुझे झांसे में ले लिया। अब चाहत को होश आया। उसने कविता से माफ़ी मांगी और बोली, भाभी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी, तो आप मुझसे डरोगी नहीं। सॉरी भाभी, मैंने कितनी बड़ी गलती की। आपने तो मेरे लिए इतना किया और मैंने आपके साथ कितना बुरा किया। भाभी, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। कविता ने कहा, चाहत, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें खुद दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। तुम सुमित को इतना प्यार करती हो, हमारे साथ रहती हो, फिर भी भाभी की बात पर भरोसा कर लिया। ऐसे से कोई भी तुमसे कुछ भी करवा सकता है। चाहत अब शर्मिंदा होने लगी और माफ़ी मांगने लगी। उसने बड़ी भाभी से कह दिया कि वह इनके गंदे इरादे कभी कामयाब नहीं होने देगी। अब इसको सच्चाई पता चल गई है। अब सब ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।